जी मीडिया पर आज हमारे साथ एक ऐसे मंत्री हैं जिनकी ऊर्जा की अक्सर मोदी सरकार में मिसाल दी जाती है। हमारे साथ हैं श्री पीयूष गोयल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन जी मीडिया। लेकिन सबसे पहले तो बधाई हो, आपकी सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक रिफॉर्म लॉन्च किया है, या फिर मैं कहूँगा कि शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी, जिसके लिए कई सालों से इस देश में बातें ही हो रही थी। वैसे हमारी सरकार के बदले मैं समझता हूँ सच बात तो ये है कि इसमें पूरे देश की सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारों ने संयुक्त प्रयास करके, आखिर जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य के प्रतिनिधि हैं, केंद्र का तो एक ही प्रतिनिधि है, निर्णय सामूहिक हुए, निर्णय सर्वसम्मति से हुए। और एक प्रकार से कोई पार्टी जिसकी सरकार ना भी हो लेकिन कोई एमपी है, एमएलए, उसने भी अपना योगदान सर्वसम्मति से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना, अलग अलग राज्य असेंबलीज में पास करना, तो ये एक पहला उदाहरण है देश में संघीय ढांचे को, द ट्रूली कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द सक्सेस ऑफ जीएसटी। बिल्कुल, और ये इनफैक्ट प्रोसेस कंक्लूड भी जिस तरह से हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन अब क्या हो गया पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अब जब नाउ व्हेन फाइनली फल खाने की बारी आई है, तब ये लड़ाई क्यों हो रही है? फिर पता नहीं, ऐसा कुछ समझ नहीं आया। अभी उनके एक वरिष्ठ नेता ने कुछ बयान भी दिया है कि क्यों रात के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा कार्यक्रम की कल्पना की गई है जिसमें सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी आदर सम्मान होगा, जिसमें सभी पार्टियां जिन्होंने मिल के 10 साल के परिश्रम से ये कानून को लागू किया है, बनाया है, संजोया है एकदम। हम तो चाह रहे थे कि ये एक देश में मिसाल बने कि कैसे आर्थिक परिवर्तन, इतना ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म होने जा रहा है और सर्वसम्मति से। तो आर्थिक जगत का मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा अहम फैसला है। अच्छी बात यह है कि सब मिलजुल के सबने किया है, जनता का लाभ है, सामान्य आदमी को इससे आगे चल के बहुत लाभ मिलने वाला है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सबको सेलिब्रेट करने का अवसर है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को या फिर कांग्रेस पार्टी को ये डर है कि फ्रीडम एट मिडनाइट, इस पर जो कॉपीराइट था इतने सालों से कांग्रेस का, वो क्योंकि खतरे में है, जीएसटी मिडनाइट पे लॉन्च हो रहा है, वो दर्द है? देखिए, इन सब चीज़ों पे कोई कॉपीराइट नहीं होता है, ये देश का उपलब्धि है। और आखिर वो खुद भी स्वयं भी तो उस कार्यक्रम में रहेंगे, सम्मान के साथ रहेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी स्वयं एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके काम के बारे में, और वास्तव में जीएसटी भी उन्होंने एक प्रकार से शुरू में देश के समक्ष रखा था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। और वैसे आज तक कभी हमने ये नहीं सुना है कि कोई भी दल जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी जाने वाले हो, देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, आज तक कभी राष्ट्रपति जी के कोई कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं हुआ है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये लगातार दूसरा बहुत बड़ा कदम है। डीमोनेटाइजेशन अपने आप में एक इतना डेयरिंग स्टेप था, उसके बाद जीएसटी। हमने दुनिया भर में कई देशों में मिसालें देखी हैं कि जीएसटी जिस सरकार ने लागू किया, वो सरकार फिर अगले चुनाव में चुनकर नहीं आ पाई। उसके बावजूद ये कदम उठाया जा रहा है क्योंकि शायद ये देश के लिए इस समय ज़रूरी भी है, वन नेशन वन टैक्स। इसका इम्पैक्ट बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि मेरा खुद का 3 वर्ष का अनुभव है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का। कोई भी एक भी निर्णय ऐसा कभी हमने लेते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका राजनीतिक लाभ या नुकसान क्या होगा। कई बार विषय ऐसे आते हैं जिसमें लगता है कि भाई कोई असेंबली का चुनाव आने वाला है, उसमें इसका परिणाम शायद खराब हो सकता है, फलानी चीज़ थोड़ा डिफ़र कर दो कोई राजनीतिक कारणों से। प्रधानमंत्री जी का हर वक्त ये मानना रहता है कि इसमें जनता का हित हो, देश हित हो और समय पर्याप्त हो करने का, तो करना चाहिए। 17 टैक्स और 33 सेस, ये सब मिला के एक टैक्स इस देश में आने जा रहा है। तो इतना बड़ा हैरेसमेंट, और ये हर एक डिपार्टमेंट का अलग असेसमेंट होता था, अफसर आते थे, रिटर्न भरना पड़ता था, भूल चूक में 2-4 दिन डिले हो जाए तो हैरेसमेंट, पेनल्टी, कुछ कानूनों में तो अरेस्ट का भी प्रावधान। अब इस नई जो व्यवस्था है इसमें मल्टीपल टैक्सेस, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस से तो छुटकारा मिलेगा ही, बाबूराज से छुटकारा मिलेगा कि भाई एक ही आपको
सेल्स रिटर्न भरना है, सेल्स का रजिस्टर बनाना है। और मुझे याद है हम तो एक्साइज के लिए रजिस्टर बनता था, सेल्स टैक्स के लिए बनता था, इनकम टैक्स के लिए बनता था, इतने रजिस्टर बनाते थे। अब तो मात्र एक सेल्स रजिस्टर बनाना है, सरल कितना हो जाएगा। और एक रजिस्टर बना लिया, उसके बाद आपके लिए सब कुछ सिस्टम अपने आप करेगा। गलत प्रचार हो रहा है, ये 37 रिटर्न का प्रचार इतना बेवकूफ़ी वाला प्रचार है। मैं तो हैरान हूँ कि समझदार लोग इस बात को नहीं समझ पाए अभी तक कि भाई मात्र आज की जो परिस्थिति है उससे 90% राहत हो जाएगी। बिल्कुल। और सेल्स रजिस्टर तो हर व्यापारी बनाता है, उसमें सिर्फ एक जीएसटी नंबर ऐड करना है, बाकी तो सब आपका सेल्स रजिस्टर आपका है। बिल्कुल। इसका जो दूसरा पहलू है कि एक तो कंप्लायंस बढ़ने की उम्मीद है, दूसरा जो लोग टैक्स भरना ही नहीं चाहते थे, कमाना चाहते थे लेकिन देना नहीं चाहते थे वापस, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये ज़रूर आपकी बात सच है कि जो टैक्स नहीं देना चाहते थे उनके लिए इस सिस्टम में ज़रूर कठिनाई आएगी। आखिर टैक्स जब हम नहीं भरते हैं तो हम किसी के पेट पे लात मारते हैं। तो ये जो भावना आज इस देश में आते जा रही है और लोग जुड़ना चाहते हैं ईमानदार व्यवस्था से। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अधिकांश लोग अपना टैक्स ईमानदारी से भरना चाहते हैं। कुछ लोग हालत के मारे होते हैं कि भाई 10 दुकानें हैं, 2 लोग चोरी कर रहे हैं, 8 ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। पर ये 2 का जो व्यापारिक गुड्स है वो सस्ते हो जाते हैं या सर्विस सस्ती हो जाती है क्योंकि वो टैक्स नहीं भरते। जो 8 ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उसकी प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। तो ऐसे में उन नुकसान होता है। तो या तो दे हैव टू क्लोज देयर बिजनेस और दे हैव टू जॉइन, वो भी चोरी करना शुरू करे कंपटीशन फेयर करने के लिए। जो एक आम बिजली का उपभोक्ता है उसे राहत मिलेगी जीएसटी रोल आउट होने के बाद, चाहे इनिशियल इम्पैक्ट भले ही जो भी हो उसके बाद। हम कई रिफॉर्म्स, कई अलग अलग पहलू पे बिजली क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिससे बड़े रूप में उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है और आगे भी मिलेगी। और ये राहत हर बार सिर्फ दाम कम होने से नहीं होता है, दाम बढ़ने से भी बचना एक राहत है। बिल्कुल। डिस्कॉम लॉसेज ही करती रहे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और लोगों को 24 घंटे बिजली दे ही ना पाए, उसके बदले 24 घंटे बिजली मिले, ये बहुत बड़ी राहत है। तो हम लगातार बिजली के क्षेत्र में सुधार और कैसे 24 घंटे सस्ती बिजली, अच्छी बिजली, गुणवत्ता वाली, साथ साथ में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देना, इसमें लगे। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, लगभग आइदर इट इज टैक्स न्यूट्रल, रेवेन्यू न्यूट्रल, या कुछ ना कुछ लाभ ही है। जैसे कोयले में पहले ज़्यादा था, अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। करेक्ट। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, वो सब चीज़ें निकल गई। टोटल जीएसटी 5%। सौर ऊर्जा के जो पदार्थ हैं 5% लगे। एक आध चीज़ों में थोड़ा बड़ा भी है, पर वो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में बिजली क्षेत्र बहुत संतुष्ट है। हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है और आगे चल के और अच्छी सेवा कर पाएंगे, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल। आपने सोलर की बात की। बिफोर मूविंग ऑन टू अदर टॉपिक, मैं क्विकली इस पर एक सवाल लेना चाहूँगा। सोलर एनर्जी अपने आप में जिस तरह से इंडिया हैज़ बिकम एक्चुअली द टॉकिंग पॉइंट इन द सोलर एनर्जी एंड ग्लोबली जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, एक वायबिलिटी नए सोलर प्रोजेक्ट्स की, और दूसरा इसका एक्सपेंशन हॉरिजॉन्टली पूरे देश में, और फिर तीसरा जो रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने वाले व्हीकल्स की बात होती है, इन तीनों पर आपका विजन क्या है? जहाँ तक वायबिलिटी का सवाल है, आप हर बार हमारी आलोचना करते हैं कि सरकार ठीक काम नहीं करती है, प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र अच्छा करता है। तो हमने तो अपना ईमानदारी से नीलामी या ऑक्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र को इनवाइट किया कि आप आएँ, आप बिड करें, जो जीता वो सिकंदर, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। तो हमने तो पारदर्शिता का, मैं समझता हूँ, चरण सीमा इन सब हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में अचीव की है। ज़ीरो टॉलरेंस टू एनी रॉन्ग डूइंग इन द सिस्टम। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र वाले, अच्छा बड़ी बड़ी कंपनियां, लाखों करोड़ की रेवेन्यू या लाखों करोड़ की वैल्यू वाली कंपनियां इसमें बिड कर रही हैं, जीत रही हैं, अट्रैक्टिव प्राइजेस पे सौर ऊर्जा देश में दे रही हैं, सस्ती बिजली दे रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो निजी क्षेत्र ने बहुत खुले आंखों से, खुले दिमाग से सोच समझ के ये सब प्राइस दिए होंगे। तो वायबिलिटी का तो ध्यान रखा ही होगा। कोई भी लॉस करने के लिए तो बिजनेस नहीं करता है। उनका तो कोई सरकार की तरह सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। जहाँ तक दूसरी बात रही कि रिन्यूएबल के ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ,
आज भी देश आत्मनिर्भर नहीं है ऑयल एंड गैस में। हमें विदेश से लाना पड़ता है, बड़े रूप में विदेशी मुद्रा भी लगती है। उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट भी खराब होता है, तो रुपए की वैल्यू घटती है। जितने रुपए की वैल्यू घटती है, हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है। और इस कमज़ोर अर्थव्यवस्था में हर एक चीज़ महंगी होती है। तो ये एक विशेष सर्कल है। चीज़ें महंगी होती है, महंगाई बढ़ती है तो ब्याज के दर बढ़ते हैं, ब्याज के दर बढ़ते हैं तो और फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, इकोनॉमी नीचे जाती है। तो ये एक चक्रव्यूह में वर्षों से देश फंसा हुआ है। हमने उसको अगर बदलाव लाना है तो जो वस्तु में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और विदेश के ऊपर हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और उसके जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लाभ भी हैं, उसमें हमने और जोर देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ जितना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन देके इस देश में विस्तार कर सकें, उतना हमारे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। पर्यावरण में तो एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म हो जाएगा। समझो देश में डीजल पेट्रोल के धुआं से छुटकारा मिल जाए तो सोचिए शहरों में, हाईवेज पे कितना बढ़िया, देश के पर्यावरण के प्रति कितनी बड़ी संवेदना होगी, कितना लाभ होगा। तो ये एक प्रकार से एक होलिस्टिक प्रोग्राम है। और मेरा मानना है आगे चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की डीजल पेट्रोल कार से सस्ती होंगी इन टर्म्स ऑफ परचेज कॉस्ट, बिना कोई सरकारी इंटरवेंशन के, और उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तो कई गुना सस्ता। पावर सेक्टर में भी इस तरह का बैगेज अब बहुत साल से ढो रहे हैं। आपने खुद भी इसका रिव्यू कई बार किया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए, पावर सेक्टर में निजी क्षेत्र में जरूर समस्याएं हैं, सरकारी क्षेत्र में एक दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी छोड़ के हमारा एक भी उपक्रम ऐसा नहीं है केंद्र सरकार का जो लॉस में। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट। अच्छा, राज्य सरकारों में लगभग जनरेटिंग कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनीज देश भर में अब प्रॉफिट में आने लग गई है, एक आध दुखी कोई छोड़ के। उस पर भी हम पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने उदय में कहा है जनरेशन और ट्रांसमिशन में तो लॉस कदापि हम टॉलरेट ही नहीं करेंगे पहले साल से, तो उसको स्ट्रिक्टली किया जा रहा है। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये एक व्यवस्था, एक विरासत हमें मिली जब हमारी सरकार 2014 में आई। उसके पहले 2013 में वसुंधरा राजे जी की जैसी सरकार आई राजस्थान में। आपको जान के हैरानी होगी, 15,000 करोड़ रुपए सालाना नुकसान। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि मैं कोई चाहे भी तो 15,000 करोड़ कितना होता है, इतना बड़ा लॉस। एक छोटा सा राज्य जो देश का 6% पॉपुलेशन या कंजम्पशन को सपोर्ट करता है, 15,000 करोड़ का लॉस करे। उत्तर प्रदेश 12-14 हज़ार करोड़ का लॉस। तो पिछली सरकारों ने, राज्य सरकारों ने एकदम ही, मैं समझता हूँ, अब उसको क्या शब्द इस्तेमाल करें, बेवकूफ़ी भी बोल सकते हो, बेईमानी भी बोल सकते हो, लेकिन उन्होंने एकदम ही लाचार व्यवस्था और इररिस्पॉन्सिबल लॉसेस करके इनको हालत खराब छोड़ दिया। हमारी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलके उदय योजना से इन सबको ठीक करने का प्रयत्न किया है। मैं हरियाणा का रिव्यू कर रहा था, आपको जान के आनंद होगा कि पहले ही वर्ष में उनका लॉस घट के मात्र 250-300 करोड़ रुपए पे आ गए। कितनी बड़ी उपलब्धि है। 4.5-5% उनका लॉसेस कम हो गए, AT&C लॉसेस। फाइनेंशियली तो लगभग ब्रेक इवन पे आ गए। 250-300 करोड़ इतने बड़े स्टेट के लिए इतना बड़ा तकलीफ नहीं है। अगले साल तक हम, मुझे पूरा विश्वास है, प्रॉफिट में आ जाए। उत्तर प्रदेश का लॉस आधा हो गया है, 6,600 करोड़। तमिलनाडु का लॉस 1/3 हो गया है, 12,000 से 3,000 करोड़। राजस्थान का लॉस 1/3 हो गया है, 15,000 से 5,500। तो अब मेरे सामने जब मैं देखता हूँ उदय की सफलता को, तो बड़ा आनंद आता है कि देश ने सामूहिक रूप से, और तब नया नया जब उदय आया, आपको याद है कितनी आलोचना हुई थी, कांग्रेस तक ने आलोचना की। But now everybody is praising it actually. तो मैं समझता हूँ ये भी GST भी इसी श्रेणी में जा रहा है। एक बहुत अहम फैसला, ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है। कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं कि अब ये नंबर 2 का धंधा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे चल के सबको ध्यान आएगा, देश हित में, व्यापारी हित में और जनता के हित में, उपभोक्ता के हित में। बिल्कुल। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि GST का रोल आउट भी डीमोनेटाइजेशन की तरह प्लेजेंट सरप्राइजेज लेकर आए और जो डर है उससे उभर कर लोग इसका लाभ उठा पाएँ।
बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो Thank मच you, सर। Bhaji. थैंक यू।